आज हम डिस्कस करेंगे जो है समर्पण सीरीज टेस्ट नंबर 4 का 60 से डिस्कस करेंगे। जो पिछला वीडियो में हम लोग 60 तक कवर किए थे, तो उसमें है कि किस हिंदू मंदिर वैष्णव आस्था से संबंधित है। तो इसमें जगन्नाथपुरी मंदिर हमने जैसा कि बताया था कि जगन्नाथ जो मंदिर है गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने किए थे 12वीं शताब्दी में, और इनकी जो आस्था थी हिंदू थे यानी वैष्णवी थे। ठीक है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में ये नरसिंह देव प्रथम ने बनाए थे और यह सूर्य देव को समर्पित है। लिंगराज जो मंदिर है यह कहाँ है? भुवनेश्वर में सोमवंशी शासक ने बनाए थे और यह शैव धर्म को संबंधित है। और खजुराहो को जो मंदिर है यह चंदेल शासक ने बनाए थे और हिंदू और जैन को यह समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट है 61। बाबर की जीत को मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत कि निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक कमजोरी, क्योंकि भारत में अगर कमजोरी नहीं होती तो बाबर यहाँ शायद जीत पाता, बट यहाँ पे आंतरिक कलह, आंतरिक जो क्षेत्रवाद के लिए जो प्रसार था, होड़ था, उस वजह से बाबर ने उनका फायदा उठाया। तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत में राजनीतिक विखंडन था, एक प्रांत दूसरे प्रांत पे अटैक करते थे। अगर ऐसा होता कि सारे प्रांत मिलकर के भारत की अखंडता को सुरक्षित करने का प्रयास करते तो शायद ही बाबर वहाँ पे जीत पाते। इसलिए इनका आंसर उपयुक्त डी है। 62 में क्या है कि मध्यकालीन काल के दौरान घटना पर हमें क्या है इसे सजाना है। तो हम जानते हैं कि जो पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। सेकंड है पकचग, यानी पानीपत के बाद ख से खानवा हो गया, उसके बाद चंदेरी होगा, उसके बाद घाघरा होगा। तो पानीपत का पहला युद्ध तो 21 अप्रैल 1526 हुआ। खानवा की युद्ध, इसमें बाबर ने खानवा जो मेवाड़ के राणा सांगा थे उसको हराया और अपने मुगल शासन को मजबूती दिया, और इससे क्या हुआ कि जो उसका राजपूत संघ जो था उसको कुचल दिया गया। उसके बाद है चंदेरी का हुआ था। उसके बाद लास्ट है घाघरा का युद्ध जो बाबर ने लड़े थे। तो घाघरा का युद्ध में क्या हुआ था कि 1529 में बाबर ने घाघरा में जो है मोहम्मद लोदी को हराया था। ठीक है। और उसके बाद है कन्नौज बिलग्राम, यह 1540 में जो है ना, यह शेरशाह सूरी और मुगल वंश के द्वितीय शासक जो हुमायूं थे उसको हराया था और सूर वंश की स्थापना भी किए थे। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 2134। 63 में बात करते हैं मध्यकालीन काल के बारे में। हमें क्या करना है कि सही उत्तर चुनना है। तो आप देखते हैं कि चौसा का युद्ध जो हुआ था यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। यहाँ अकबर गलत है। गुलबदन की बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजू के बाबरी यानी तुर्की चगताई तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। और इसका जो फारसी अनुवाद है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किए थे। ठीक है। अब आते हैं 64। 64 में हम पढ़ते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह जो है ना एक पुस्तकालय के सीढ़ी पर से गिर के उनका मौत हो गया था। सूरवंश के बारे में हमें सही नहीं है वो चुनना है। तो सूरवंश सूर साम्राज्य की स्थापना किए थे। सूर साम्राज्य ने रुपया का मानक जो है ना एक मुद्रा भी पेश किए थे। सूर साम्राज्य कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भूमि की माप जो है ना माप करके 1/3 हिस्सा भूमि टैक्स के रूप में वसूला था। ठीक है। और उन्हें शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि सड़क और डाक व्यवस्था का भी इन्होंने सुदृढ़ कराए थे। ठीक है। और इनका जो सूर साम्राज्य की जो राजधानी था मुख्यतः, चूंकि इनका पिताजी जमींदार थे सासाराम के, तो इनका मुख्य रूप से सासाराम और दिल्ली में था इनका। ठीक है। नेक्स्ट है 66 में। 66 में बोला जाता है कि इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इसमें देखिए कि जैसा कि आपको बताए थे कि इक्ता का मतलब प्रांत होता है। ठीक है। परगना का मतलब तालुक होता है और सरकार का मतलब जिला होता है। तो सरकार का मिलान हो जाएगा सिकदार सिकदारन से। ग्राम जो होता है ग्रामिक, जो सबसे निचली इकाई थी प्रशासनिक की, उसका मुकदम या आमिल उसको बोलते हैं। परगना यानी तालुक जिसको सिकदार और मुंसिफ बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछने की बहुत संभावना रहती है इसका। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच हुआ था?
तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर के बीच में हुआ था और जो राजपूत शासक थे मेवाड़ के जो राणा प्रताप है उनके बीच में हुआ था। तो आमेर के जो राजा थे यानी मेवाड़ के राणा प्रताप और आमेर के मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। उसमें क्या हुआ कि राणा प्रताप तो हार गए, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया और संघर्ष जारी रखा। इसमें हम देखते हैं कि अकबर के समकालीन जो है ना कुछ महत्वपूर्ण वर्ष इसमें दिए गए हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि जो उसका तीर्थकर की समाप्ति था, क्योंकि अकबर जो है 1556 से 1605 तक शासन किए थे। तो उसमें देखेंगे कि 1563 में तीर्थ यात्री कर का उन्मूलन कर दिए थे, क्योंकि अकबर एक मतलब असहिष्णुता मतलब धर्मनिरपेक्षता की ओर बात करते थे उन्होंने, इसलिए उन्होंने इबादत खाने की भी स्थापना कराए थे ताकि सभी धर्मों का संरक्षण किया जाए। तो जजिया कर का उन्मूलन जो है 1564 में किया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण फिर 1571 में किया। मनसबदारी प्रथा जो है, मनसबदार किसे कहते हैं? मनसबदार में एक होता था, दो तरह के होते थे, एक जात और एक सवार। जात मतलब व्यक्तिगत वेतन लेते थे और सवार मतलब एक मनसबदार यानी एक घुड़सवारी रखते थे, ठीक है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी मनसबदारी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा लाए थे। वो क्या था? तो मनसबदारी प्रथा का ही मॉडिफाइड रूप था, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था। उसमें 2 अस्पा का मतलब होता है 2 घुड़सवारी रखना और सिंह अस्पा का मतलब होता है 3 घुड़सवारी रखना, ठीक है। और उनके बदले उन्हें जागीर दी जाती थी और कुछ मात्रा में नगद वेतन भी मिलता था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में, मनसबदारी जो है 1574 में और इबादत खाने की स्थापना 1575 में। सभी धर्मों का जो संरक्षण करते थे। इस प्रकार से इसका आंसर ए है। 69 में है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? तो आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें बिरबल है जो प्रशासक की भूमिका निभाते थे, एक अबुल फजल है जो कि बहुत बड़े विद्वान और राजनेता भी थे, आईने अकबरी, अकबरनामा ये सब लिखे हैं। फैजी भी थे, उनके भाई थे। टोडरमल जो कि 10 व्यवस्था 1580 में लाए थे, वो भी एक वित्त मंत्री थे। भगवान दास, मान सिंह, ये सब क्या हैं? राजपूत शासक हैं जो कि उनके दरबार में मनसबदार थे। तान सिंह जो थे, ग्वालियर के तान सिंह एक संगीतकार थे, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? ये हिंदी के कवि थे। मुल्ला दो प्याजा थे। लेकिन जो अमीर खुसरो है, तोता हिंद जिसको कहते हैं, यह दिल्ली के दरबार में बलबन से लेकर के तुगलक तक के शासनकाल में इनका योगदान रहा है, दिल्ली शासनकाल में, ठीक है। अब आते हैं 70 में। तो 70 में क्या है कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में गए थे? तो जहांगीर में, ठीक है। इसके बारे में बताए थे कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए थे और 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो आए थे। और यह जो थे व्यापारिक अनुमति मांगने हेतु मुगल शासक के दरबार में आए थे। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया? तो शाहजहां। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब एक जो है जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत ही मतलब जिंदा पीर इसे कहा जाता है और जिसे जीवंत संत के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है कि बहुत ही मुस्लिम मतलब इस्लाम को मानने के लिए बाध्य करते थे, इसलिए माना जाता है कि औरंगजेब ने उन्होंने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना मानने के कारण उन्होंने फांसी उन्हें दे दिया गया था। उसके बाद इसे मिलान करना है। तो मुगल प्रशासनिक की जो इकाई थी सूबा, जिसको प्रांत बोलते हैं, सरकार यानी जिला, परगना मतलब तालुका और ग्राम का मतलब जो ग्रामिक होते थे मुकद्दम। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है 4312 इसका मिलान करेंगे। 74 में क्या है? किस मुगल शासक ने मनसबदारी सुधारों के एक भाग के रूप में 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली लाए थे? तो आपको बताए थे कि जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने यह जो व्यवस्था लाए थे, यह जात और सवार रैंक में जो था उनको ही आगे और बढ़ाए थे, ठीक है। तो 2 अस्पा का मतलब क्या होता है? 2 अस्पा का मतलब 2 घोड़ों का वो सेनापति है, ठीक है। और सिंह अस्पा का मतलब 3 घोड़ों का सेनापति है वो। तो इस प्रकार से जहांगीर ने इनको आगे जो है मॉडिफिकेशन किए थे मनसबदारी व्यवस्था को। 10 साला प्रणाली के तहत
भूमि राजस्व का आकलन 10 साल मतलब 10 साल के लिए जो एवरेज जो उपज होगा उसकी कीमत निर्धारण करेगा। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है। और यह 10 साल जो प्रणाली था टोडरमल ने लाए थे, और यह 1580 में जो वित्त मंत्री था उन्होंने ही इस 10 साल व्यवस्था का डिजाइन और कार्यान्वयन किए थे। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली के बारे में क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं कि अधिकारियों के वेतन, पद और सैन्य जिम्मेदारी का 76 में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली के बारे में जानते हैं कि अधिकारियों के पद, वेतन, सैन्य जिम्मेदारी को निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। तो इसका आंसर ये सही है। मनसबदार को जात और सवार रैंक में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है। और मनसबदारों को केवल नगद भुगतान नहीं, उन्हें जागीर दी जाती थी, कुछ मात्रा में नगद भुगतान होते थे, तो ये गलत है। मनसबदारी पद वंशानुगत थे, वंशानुगत नहीं थे। यह सम्राट उन्हें अपने जो है ना एलिजिबिलिटी के अनुसार उन्हें नियुक्ति करते थे और उन्हें हटा भी सकते थे, तो ये वंशानुगत नहीं है। ठीक है। 77 में क्या है, ये पुस्तक है और उनके राइटर। तो इसको मतलब कि सेग्रीगेट करें, इनका आंसर कैसे एलिमिनेट करना है। तो अकबरनामा पहले मिला लें कि अबुल फजल, और आईने अकबरी भी अबुल फजल। ठीक है। और फुतुहात आलमगीरी तो ईश्वरदास लिखे ही थे, इस प्रकार से इसको मिलान करेंगे तो 3241 आएगा। ठीक है। 78 में क्या है कि औरंगजेब के बाद इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कि औरंगजेब के बाद जो उत्तर मुगलकालीन शासक थे बहुत ही असक्षम थे, और उसी असक्षमता का फायदा उठा करके मराठा, सिख, जाट ने शक्तिशाली क्षेत्र का गठन किया। उत्तराधिकार का स्पष्ट निश्चित कानून होता था नहीं, यह जो है अस्पष्ट था, इसलिए अपने उत्तराधिकार में ही संघर्ष करते रहते थे, गलत है। 79 का क्या है 1659 में मनाया गया जो नवरोज त्यौहार है, इसे पुनर्जीवित किया था औरंगजेब ने। ठीक है। और यह नवरोज त्यौहार जो है फारसी नववर्ष के रूप में मनाते हैं, जो 1659 में औरंगजेब ने मनाया था 1659 में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह जो थे वो फारस के शाह सम्राट थे, और उन्होंने 1739 में मोहम्मद शाह के समकालीन जो है अटैक किए थे, क्योंकि 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह ही थे, इसलिए इनके शासनकाल में नादिर शाह ने अटैक किए। और जो शाहजहां द्वारा जो बनाया गया था तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा उनसे छीन ले गए, क्योंकि ये अयोग्य शासक थे और इन्हें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि खुद का राज्य का संरक्षण कर सके। मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय दिए थे। तो कवि प्रिय की उपाधि कवि प्रिय, इसका मतलब होता है कविता का प्रिय या कवियों का प्रिय। यह बीरबल को दिया गया था, और बीरबल जो है अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे। 82 में क्या है 82 में क्या है कि मुगल महलों में दीवाने खास निजी दर्शकों का हॉल के रूप में जानी जाती है, ये किसकी थे। तो 16 कुल की अवधारणा के तहत बनाई गई थी इसे। 16 कुल का मतलब ये होता है कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, विभिन्न धर्मों के बीच में सद्भाव की भावना बढ़ाना, यही उनका उद्देश्य था। तो इनका आंसर सी हो जाएगा, 82 का सी। अब आते हैं 83 में है कि किस मुगल सम्राट के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो जहांगीर के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग है, शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है, और अकबर के दरबार में साहित्यों का स्वर्ण युग कहा जाता है, या धार्मिक सहिष्णुता को आगे बढ़ाए थे उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुगल चित्रकला था कुछ अपने जीवंत जो रंग है, जटिल विवरण है, और यह जो है ना त्रिआयाम नहीं होते थे, डबल डायमेंशन होते थे, 2 डायमेंशनल। ठीक है। दरबारों के दृश्य, शिकारों का दृश्य, ऐतिहासिक घटना हो, चाहे कोई भी यूरोपीय छाया हो, रैखिक छाया हो, उस सब पे ये इन्होंने बल दिए थे। इस प्रकार से इसका आंसर गलत पूछ रहा है, तो 2 डायमेंशन यानी बी होना चाहिए। पितृदुर्र कला रूपों का प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रमुख हो गया। तो शाहजहां ने जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इन्होंने ताजमहल मुमताज़ बेगम की याद में बनाए थे, और उसमें उन्होंने इन्हें उद्धृत भी किए थे। तो 85 इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा शाहजहां। 86 क्या है
मुगलों के अधीन जागीर प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जागीर प्रणाली के तहत क्या था कि पूरा भूमि का जो स्वामित्व होते थे वो राजा ही होते थे, मुगल शासक होते थे, बट उसे वो जो जागीरदारी के पास सौंपी गई भूमि का मालिकाना हक नहीं होते थे, उसे राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता था। इसलिए इस प्रकार से ये आंसर गलत है। मुगल शासन के दौरान सरकार जिला का कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो फौजदार जिम्मेदार थे। ठीक है, सरकार यानी जिला का जो जिम्मेदारी संभालते थे फौजदार, शहर का कोतवाल होते थे। ठीक है, और जो यह आमिल है, आमिल किसको बोलते हैं? आमिल यानी अमलगुजार, यानी जिला स्तर पर वो राजस्व का संग्रह करता होते थे। अब काजी क्या थे? काजी एक जुडिशियल ऑफिसर होते थे और यह इस्लामिक जो लॉज है उसके अनुसार वो न्याय करने के लिए जिम्मेदार होते थे। मुगल शासक के संरक्षण में विशेषकर अकबर के शासनकाल में संगीत का कौन सा रूप अधिक फला फूला? यह ध्रुपद। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो चगताई तुर्की में, और इसे फारसी भाषा में खान खाना ने बदले थे। 90 में है किस मुगल सम्राट ने महाभारत के फारसी अनुवाद यानी रजमनामा, चूंकि उन्होंने अर्थ विभाग का व्यवस्थापना कराए थे अकबर ने, तो इसका आंसर अकबर होगा। 91 में है कि पाल वंश के जो अवशेष थे उन पे विघटन करके जो सेन वंश का स्थापना हुआ, तो सेन वंश का जो श्रेय है सामंत सेन को जाता है और वह शैव धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक है, और उनकी के शासक जो विजय सेन थे उन्होंने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर शिव मंदिर की स्थापना भी किए थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देवपारा अभिलेख में उनका वर्णन मिलता है। कारकोट वंश जो थे वह जो विदेह प्रांत है, नेपाल के तराई तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, उस प्रांत में इनका यह जो है वो करनौट वंश था। ये कारकोट वंश यह जम्मू कश्मीर के थे, कारकोट, उत्पल और लोहार। ठीक है, तो उनके शासक जो ललिता दिक्त मुक्त मिड है वह मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 93 पल्लव शासक जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर हो, सौर मंदिर हो, वह नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाए थे। 94 में है कि अरब के 712 ईस्वी के सिंध के हमले के परिणामस्वरूप भारत में पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद हुआ। ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके दिल्ली पर अपनी राजधानी बनाया। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि वह दिल्ली पे नहीं, मुल्तान और देवल पर प्रशासन स्थापित किए थे और वहीं पे वो जजिया कर भी लगवाए थे। जजिया कर जो गैर मुसलमान पे लगाए जाने वाला जो है धार्मिक टैक्स होते थे। ठीक है, इस प्रकार से दिल्ली नहीं होगा, इसका मुल्तान और देवल होगा। नेक्स्ट है 95 में क्या है कि इल्तुतमिश ने 1221 में चंगेज खां के आक्रमण से सल्तनत को बचाया और ख्वारिज्म के शासक जो थे जलालुद्दीन मंगबरनी को यहाँ पे आने से रोका। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा एक डिप्लोमेसी कूटनीतिक ढंग से निभाई। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इल्तुतमिश ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद सुल्तान का पद वंशानुगत बना दिया, क्योंकि सुल्तान का पद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे और इल्तुतमिश ने जो है ये गलत स्टेटमेंट है, वंशानुगत नहीं बनाए थे और वो खुद को सुल्तान भी नहीं किए थे। 96 में क्या है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था? तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे 1320 से लेकर 1325, और उन्होंने अपनी जो लिबरल पॉलिसी है उनके अनुसार वो कृषि में बहुत सुधार किए, सिंचाई व्यवस्था बनाए थे, कुआं का, नहर का निर्माण कराए। और दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण कराने के मामले में कहा जाए तो पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण जो इकोनॉमी है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, उनको क्या किया, मजबूती प्रदान किया। अब 97 में आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, जिनको हरिहर प्रथम ने स्थापना कराई थी 1336 में, इन्होंने अपना जो चूंकि विजयनगर साम्राज्य का जो तुंगभद्रा नदी के जो उत्तरी क्षेत्र में था वो अनेगोंडे क्षेत्र था, लेकिन वो सामरिक दृष्टि से क्या था कि वो थोड़ा असुरक्षित था। इसलिए बाद में क्या हुआ कि प्रशासनिक कारण और जो सामरिक स्ट्रेटजी के तहत राजधानी को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य है और जो कि अभी हम्पी कहते हैं उधर स्थानांतरित कर दिया, जो प्राकृतिक सुरक्षा और सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध भी है। सूफी संत सफा से बना है, जिसका मतलब होता है पवित्रता। ठीक है, और सूफी संत जो है ना ईश्वर का प्रियतम मानते थे।
ठीक है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सूफी संत जो थे भारत में भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और सूफी का मतलब जो अभी सफ़ा फरे हैं। लो इसमें ये कहा जाता है कि जो सूफी संत ईश्वर को प्रितमक बोलते थे और स्वयं जो है ना खुद को प्रियतम मानते थे। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है यह भक्ति और प्रेम की भावना को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सूफी संत का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुआ था। ये गलत है, क्योंकि दिल्ली जो सल्तनत था वह उसके पहले हुआ था। ठीक है। 11वीं 12वीं शताब्दी में ही सूफी संत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में आए थे, जिनका अजमेर में उन्होंने शुरुआत किया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पश्चात क्या थे, जो है बख्तियार काकी थे, बाबा फरीद थे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे, और उन्हीं का शिष्य जो शेख सलीम चिश्ती है, फिर अमीर खुसरो है। उसके बाद 99 में है कि इसे संप्रदाय से चुनना है, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद का स्मृति संप्रदाय से, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से श्री संप्रदाय, माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद का सिद्धांत ब्रह्म संप्रदाय, और निम्बकाचार्य जो थे ना वो सनक संप्रदाय से थे। ठीक है। रुद्र संप्रदाय से कौन थे, तो रुद्र संप्रदाय में वल्लभाचार्य थे जो शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। बाबर की आत्मकथा फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया, तो बिहार शरीफ में। कर्नाट वंश के बारे में कहा जाता है कि इसका जो सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के तहत धर्म स्वामिनी जो तिब्बती धर्म स्वामिनी ने की है। उसके बाद क्या है कि दिल्ली के सल्तनत के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट देता रहता था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल में अभियान के दौरान कर्नाट पर विजय प्राप्त किया था। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो क्या बोलते हैं उसमें हरसिंह जो गयासुद्दीन तुगलक के अभियान में हुआ था, ना कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा पहला सुल्तान कौन थे जिसने बिहार पर अभियान किया था, तो इल्तुतमिश ने 1225 में किए थे, और इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक कहलाते हैं। उसके बाद है बिहार की राजधानी तुगलक काल में कहाँ था, तो बिहार शरीफ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 में, कन्नौज बेगराम 40 में, और सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुमायूं के शासनकाल में हुए थे। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया, तो उन्होंने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबा का दाम प्रचलित कराए थे, इसलिए ये गलत है। 107 में क्या है कि बिहार में चेरो वंश का उदय कब हुए थे, तो उसमें क्या है कि बिहार में जो चेर साम्राज्य थे उनका पाल वंश के पश्चात हुए थे। ठीक है। और इनका जो मुख्यालय था भोजपुर जिला, अभी वर्तमान जो बिहार के भोजपुर है वहाँ पे उनका मुख्यालय था। ठीक है। उसके बाद है कि तो 12वीं शताब्दी में है, अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। तो उस समय राजधानी कहाँ था, रोहतास। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुगल का अधिकार किसके शासनकाल में हुआ था, तो जहांगीर के शासनकाल में। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने कराए थे। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह तख्त श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण कराए थे। और गुरु गोविंद सिंह तो खालसा पंथ का स्थापना किए थे। ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1666 में हुआ और 1708 में इनको नांदेड़ में हत्या कर दी गई थी। 2025 में प्रस्तावित अधिनियम जो वक्फ विल है उसमें मिनिमम 5 वर्ष मुस्लिम कानून को पालन करने के बाद ही आप जो है संपत्ति को वक्फ में दे सकते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मतलब होता है पीपुल्स लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में यह जो है सर्वेक्षण जो है मोस्पी के द्वारा लागू किए जाते हैं। मोस्पी मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिनका गठन 15 अक्टूबर 1999 को किया गया था। ठीक है। और यह क्या है कि यह रिपोर्ट देते हैं कि पुरुष और महिला की जो श्रम बल भागीदारी कैसा है उनके बारे में यह जो है रिपोर्ट सौंपते हैं। अभी आप देखते हैं कि बेरोजगारी दर जो है उसमें 4.3% से घट करके 4.2% हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री माइक्रो स्मॉल जो रिफाइनेंस एजेंसी है वह लघु उद्योग और जो आपका सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देते हैं, वित्त तक पहुंच बदलते हैं।
बढ़ाते हैं, उनका गठन 2015 में हुआ था, 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि पी श्रीनिवात्रा है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री, उनकी अध्यक्षता में हुआ था और बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ। ठीक है। और भारत में जो है बिम्स्टेक का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, भारत में जो है पहली बार 2008 में शुरू हुआ था और नई दिल्ली में जो छठा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था इस साल 2025 में, उनका थीम है कि समृद्ध, लचीला और खुला। इसमें 2027 तक प्रथम बिम्स्टेक खेल का आयोजन भी करने की घोषणा किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1, 2, 3 हुआ। और 7वां जो बिम्स्टेक होगा बांग्लादेश में होगा। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किस देश ने हाल में 3D प्रिंटेड ट्रेन बनाया है? तो चाइना ने। सॉरी, चाइना नहीं है इसमें, ये तो जापान बनाए थे। ठीक है ना। हाल में ही किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत का जो स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर की घोषणा की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोले हैं? तो दुबई में, UAE दुबई में। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह डोपिंग का पता लगाने के लिए जो है जैविक मार्करों पर नज़र रखते हैं। हाल में ही बिंझिन जो कि केरला में है, अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्हें डॉक्टर पूनम गुप्ता को चुना गया है। उसके बाद क्या है कि इसके में सही स्टेटमेंट चुनना है, तो सेबी ने इसमें दोनों कथन सही है। 123 में है कि GI टैग जो कुंभकोणम है यह तमिलनाडु को दिया गया है। 124 में क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं और इनका थीम था स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य। इस प्रकार से दोनों सही है। वाइब कोडिंग चर्चा में है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जनरेटिव AI से संबंधित है। जारी डिजिटल ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार भारत की साइबर सुरक्षा रिपोर्ट में सर्ट यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सर्ट जो होते हैं ना, यह सर्ट क्या है? तो सर्ट के बारे में कहा जाता है कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है सर्ट, और CSIRT के बारे में कहा जाता है कि कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम है। तो इस प्रकार से इसका आंसर B है। 127 में क्या है? तो बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है और बिहार पंचायती राज अधिनियम में 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट है। 127। 128 में क्या है कि INS वर्षा जो है वह क्या करेगा कि जो INS अरिहंत है हमारा, ठीक है, परमाणु पनडुब्बी जो INS अरिहंत है और उसको बचाएगा। और INS अरिहंत जो है ना एक क्या है कि परमाणु संचालित पनडुब्बी है और इसको एक अरिहंत क्लास सबमरीन को संचालन और रखरखाव के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 129 में क्या है कि अप्रैल में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनका वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भागवत गीता जो है ना और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि लिखे हैं इनको मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, जिस प्रकार से अब भारत में कुल प्रविष्टि 14 हो गई है। ठीक है। इस प्रकार से दोनों कथन सही है। 130 में क्या है कि पहली जो ट्रेन है जिसमें ATM मशीन की स्थापना हुई है वो पंचवटी एक्सप्रेस है और यह सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मदद से दिया गया है। 131 में देखते हैं कि अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो भारत का जानते हैं कि जो उड़ीसा है स्टेट, उसमें उड़ीसा में क्या है कि पहला जो है सिमलीपाल है उसमें भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके पहले भेदरकनिका भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था जो कि उड़ीसा का पहला था। चीन द्वारा अप्रैल में जो हाइड्रोजन बम का उपयोग करता है, इस प्रकार से दोनों का कथन क्या है? सही है। 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने रखा है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। उसके बाद 134 में क्या है कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा न देने के लिए जल विद्युत जो है ना इस स्रोत का प्रयोग किया है। बिहार में बिजली कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए सबसे नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान करेगी। तो बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट का जो यूनिट 3 है 401 मेगावाट, नॉर्थ करणपुरा 297 मेगावाट और चौसा जो है बक्सर का यूनिट 1 561 मेगावाट प्रोडक्शन करता है। तो पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है, दोनों 561। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो 45%।
इसमें 137 में देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोक करके इसके शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जो है मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी में मदद करेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी है। और यह ताड़ी सीजन के लिए 65 डेज के लिए लागू की गई है। 138 में है कि पहली बार 2028 में जो ओलंपिक होगा, कहाँ होगा ओलंपिक, तो लॉस एंजल्स में। उसमें क्रिकेट के साथ साथ फ्लैग फुटबॉल है, लैक्रोस स्क्वैश है, स्क्वैश है, बेसबॉल है, जिसे सॉफ्टबॉल भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो फ्लैग फुटबॉल है पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है, जो कि एक गैर संपर्क अमेरिकी फुटबॉल प्रारूप है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 2 और 4 होगा। भारत उज्बेकिस्तान दस्तलिक अभ्यास कहाँ हुआ है, तो पुणे महाराष्ट्र में। और लास्ट क्वेश्चन क्या है 140 में कि शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूल के लिए जो अपार्ड निर्माण की प्रगति कितने % वृद्धि हुई है, तो प्रगति कितने प्रतिशत है, तो 55%। और भारत में रैंक 21वां है। अब अपार्ड के बारे में समझते हैं कि अपार्ड क्या है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यह एक 12 डिजिट नंबर होता है जिसमें उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड है ऑनलाइन रखा जाता है। ठीक है। शैक्षणिक रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। और किसी भी जगह से आप इंटरनेट के